ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीक्रेट अंडरग्राउंड मारवा हाउस। इससे पहले की भूमिका कुछ कह पाती अनिका एक और सवाल पूछती है, क्या सिक्योरिटी उसके साथ है? अनिका के सवाल पर पहले भूमिका अपने मन में ही जवाब सोचती है और फिर बात को संभालते हुए बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब देती है, हाँ, वह पूरी सिक्योरिटी के साथ गई है। वैसे भी वह चाह कर भी मारवा हाउस से बिना सिक्योरिटी के बाहर निकल ही नहीं सकते। आखिर मिस्टर एंड मिसेज मारवा का आदेश जो है। फिर अपनी आवाज को नरम करते हुए आगे कहती है, दरअसल मेरे ही किसी काम से हॉस्पिटल गई है, इसलिए आज उसका चार्ज भी मैंने ले लिया है। तुम्हें जो भी काम है मुझसे कहो, मैं पूरा कर दूंगी। अनिका भूमिका की बात पर सिर्फ मुस्कुरा देती है। भला एक डॉक्टर का काम एक पुलिस वाली कैसे कर सकती थी? फिर अनिका वापस मुड़कर केबिन की तरफ जाते जाते इतना कहकर जाती है, अच्छी बात है, हैकर से हैकिंग सीखो और डॉक्टर से डॉक्टरी। आखिर पुलिस वाले किसी से पीछे कैसे रह सकते हैं? अनिका मुस्कुराकर यह सब कहकर वहां से जा चुकी थी, लेकिन उसके शब्द भूमिका के दिमाग और कान दोनों में घूम रहे थे। अब भूमिका को एहसास होता है कि उसने क्या कहा और क्या किया। दरअसल यहाँ पर प्रीति की जरूरत की पूर्ति अनिका के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता था। अब उसे एहसास होता है कि प्रीति को यहाँ से नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह प्रीति को वापस बुलाने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती, क्योंकि जितनी जल्दी अनिका को थी उतनी ही जल्दी भूमिका को भी थी। एक और अनिका अपने सारे सवाल के जवाब चाहती थी, वहीं दूसरी ओर भूमिका भी अपने दिमाग में चल रहे तमाम सवालों के जवाब जल्द से जल्द चाहती थी। यही वह जवाब थे जिनसे और कई गुत्थियां सुलझने वाली थी। जब अनिका अंदर जाती है तो सौम्या कुर्सी पर बैठी हुई दिखाई देती है। उसके हाथ और पैर ऑटोमेटिक सिस्टम से कुर्सी के साथ बंधे हुए थे। पहले प्रीति से और बाद में भूमिका से मार खाने के बाद उसका शरीर दर्द से बदहाल हुआ पड़ा था। उसके गर्दन नीचे की तरफ लटकी हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह अनिका के पैरों की आहट सुनती है, वैसे ही बिना उसकी तरफ देखे ही कहती है, बस तुम्हारा ही इंतजार था, तुम भी आ ही गई। चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारे हाथ भी वही लगेगा जो उन दोनों के हाथ लगा, मतलब कुछ भी नहीं लगेगा। इसके बाद वह अपनी निगाहें ऊपर उठाती है और फिर हंसने लगती है। फिर हंसते हंसते अपने चेहरे के ऊपर की ओर उठाते हुए चेयर के ब्रैकेट से ऊपरी सिरे पर रख लेती है। अनिका उसके किसी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और धीरे से उसके पीछे की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। फिर उसकी गर्दन पर हाथ रखती है। अनिका के हाथों का स्पर्श पाते ही सौम्या कहती है, क्या तुम दर्द पर मलहम लगाने आई हो? लगाओ, खूब लगाओ, अच्छी मसाज देना, सारा शरीर दर्द कर रहा है। अभी सौम्या की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक से उसे अपनी गर्दन के पास की नसों में सुइयों के चुभने का एहसास होता है और तुरंत ही तीखे दर्द का भी। सौम्या दर्द को बर्दाश्त करने की पूरी कोशिश करती है। अब उसके मुंह से सिर्फ हल्की सी आह की आवाज निकलती है। इसके बाद वह अपना मुंह बंद कर लेती है ताकि अनिका को बता सके कि उस पर किसी भी तरह के टॉर्चर का कोई असर नहीं होने वाला है। वह अपना मुंह किसी भी कीमत पर नहीं खोलेगी और उन्हें कहीं कुछ नहीं बताएगी। लेकिन इस कोशिश में उसका पूरा चेहरा लाल हो जाता है। आंखों का रंग दर्द के चलते इतना सुर्ख हो जाता है कि मानो खून उतर आया हो। अनिका अभी भी कुछ नहीं कहती, केवल अपने काम को अंजाम देती है। इसके बाद अनिका की उंगलियां सौम्या के रीढ़ की हड्डी के पास चलती हुई महसूस होती है और एक बार फिर से पहले से भी ज्यादा तेज दर्द का एहसास सौम्या के मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। इस बार वह हल्की आवाज से कराहती है, लेकिन करीब 1 मिनट वह दर्द से आजाद हो जाती है। लेकिन यह आजादी सिर्फ उस हिस्से की थी जिसमें दर्द का एहसास था। इस बार यह दर्द पैरों में महसूस होता है। सौम्या इसे और देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती और जोर जोर से चीखने लगती है। अभी 3 मिनट भी पूरी तरह से नहीं बीते थे
और सौम्या की हवाबाजी पूरी तरह से हवा हो चुकी थी। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था और भूमिका बाहर ही मौजूद थी। वह सौम्या की चीखें सुन पा रही थी। जैसे कि अनिका ने कहा था कि मुझे सिर्फ 10 मिनट दो। अनिका ने अगले 7 मिनट तक उसे इसी तरह दर्द की हद का एहसास करवाया। इसके बाद अनिका रुक जाती है और सौम्या के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अब वही डिंगे हाँकती सौम्या किसी छोटे बच्चे की तरह रोती बिलखती दिखाई दे रही थी। इस बार पहले के विपरीत वह लगातार एक ही रट लगाए हुए थे। छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे और दर्द क्यों दे रही हो? सौम्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। रोने चीखने की वजह से नाक से भी पानी बह रहा था, यहाँ तक कि उसके मुंह से थूक टपक रहा था। उसकी हालत इतनी बुरी थी जैसे कि कोई बदहवास स्थिति में मानसिक रोगी बैठा हो। जब सौम्या को एहसास होता है कि अनिका पूरी तरह से उससे दूर जाकर खड़ी हो गई है, तब सौम्या इसी तरह रोती हुई कहती है, जब मैं सब बताने के लिए तैयार हूँ तो मुझे इतना दर्द क्यों दे रही हो तुम? बताओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अनिका बिना कोई जवाब दिए केबिन का दरवाजा खोल देती है। भूमिका समझ जाती है कि उसका अंदर जाने का वक्त हो गया है और भूमिका अंदर चली जाती है। अब सौम्या पहले से भी ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहती है, तुम दिखने में अपनी माँ जैसे खूबसूरत हो, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बुरी भी हो। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, जवाब क्यों नहीं देती हो? अपनी माँ के बारे में सुनकर अनिका के खून में उबाल आ जाता है। वह घूरते हुए सौम्या को देखती है। अनिका की घूरती हुई निगाहों से सौम्या की रूह कांप उठती है। अनिका चाहती तो इस बात को यूं ही छोड़ सकती थी, लेकिन अब वह सौम्या के एकदम करीब आ जाती है और गुस्से में लेकिन धीरे धीरे उसके सवाल का जवाब देती है, क्योंकि यह दर्द सिर्फ तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए नहीं है, तुम्हें यह बताने के लिए भी है कि तुमने किसी को सालों से इसी दर्द में रखा है। विश्व को भूली तो नहीं हो ना? उसे अपना भाई कहकर तुमने भाई बहन के रिश्ते को शर्मसार किया है। क्या अब तुम उस दर्द को महसूस कर सकती हो सौम्या? सौम्या डर से अपना चेहरा पीछे कर लेती है। अनिका के अंदर जो तकलीफ थी वह सिर्फ विश्व की वजह से नहीं थी, दरअसल वह आकाश की वजह से थी। अंदर ही अंदर अनिका को यह बात कचोटती थी कि जब विश्व का ऐसा हाल किया जा सकता है तो न जाने आकाश वहाँ क्या क्या झेल रहा होगा। और वैसे भी अनिका खुद भी उनकी गिरफ्त में रहकर लौटी थी, उसके दर्द देने की सीमा को अच्छी तरह जानती थी। लेकिन अब अचानक से ही अनिका के दिमाग में एक बात कौंध उठती है कि जिस औरत को गिने चुने लोगों ने देखा है उसकी तारीफ और बुराई वह सौम्या कैसे कर सकती है? वह उतने सालों से गायब है जितनी सौम्या की उम्र भी नहीं होगी। इस वक्त भूमिका केबिन के अंदर सौम्या से पूछताछ करने के लिए ही खड़ी थी, लेकिन जो सवाल भूमिका उसे कभी नहीं पूछती, फिलहाल उन सवालों के जवाब खुद ब खुद सामने आने वाले थे। भूमिका पूछती है, बताओ तुम्हें उस रेयर ब्लड ग्रुप का इंसान क्यों चाहिए? तुम क्या करती हो उन सभी लोगों के साथ और क्यों करती हो? लेकिन अनिका बीच में ही बात को काटते हुए कहती है, उससे भी पहले यह बताओ कि तुम मेरी माँ को कैसे जानती हो? सौम्या में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अनिका की किसी बात की अवहेलना कर सके। अनिका के सवाल पूछते ही वह डर से थरथराने लगती है और कपकपाती आवाज में जवाब देती है, क्योंकि मैं उनके साथ उसी के कॉलेज में पढ़ती थी। हमने एक ही जमाने में एक ही कॉलेज से डिग्रियां हासिल की है। जहां सौम्या की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर सिर्फ सवाल था, वहीं वह सवाल भूमिका के होठों पर आ जाता है। भूमिका कहती है, क्या टर्चर से तुम्हारा दिमाग चल गया है क्या? यह क्या बकवास कर रही हो तुम? जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा होगा उसके बाद तुम पैदा हुई होगी। अब यह मत कह देना कि यह तुम्हारे पूर्व जन्म की याददाश्त है। इसके बाद भूमिका अपनी टोन बदलते हुए कहती है, क्या तुम्हें हम पागल दिखाई देते हैं कि तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन कर लेंगे? अब अनिका भूमिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे रोकते हुए अपनी आंखों से चुप रहने का इशारा करती है। अब अनिका एक बार फिर से घुरकर सौम्या की तरफ देखती है और अपनी कठोर आवाज में कहती है, आगे बोलो। सौम्या बताती है, मैं और दमयंती देवी बचपन के दोस्त हैं।
हम दोनों राजस्थान के एक छोटे से गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ा करते थे। हमारी शुरू से ही साइंस में बहुत रुचि थी। हमारी सोच, काम करने के तरीके और ख्वाहिशें सब एक जैसी थी। लेकिन बदकिस्मती से हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों दोनों ही बहुत अच्छी नहीं थी। पर हम दोनों की जिंदगी में अच्छी बात यह थी कि हम दोनों की माँ हमें आगे बढ़ते हुए देखना चाहती थी। इसलिए जब हम बड़े हुए तब उन्हीं के सहारे से दिल्ली के कॉलेज तक पहुंच सके। हमें वहां तक पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने अपने स्तर पर घर और समाज दोनों से ही टक्कर ली। इतना ही नहीं, अपने गहने बेचकर हमारी पढ़ाई को जारी रखा। कॉलेज में पहुंचने के बाद हमने खुद को सबसे बेहतर साबित करने के लिए दिन रात मेहनत की और हम यह साबित कर पाए कि अब हमारे कॉलेज के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। आने वाले समय के सबसे काबिल साइंटिस्ट हम ही होंगे। इसके आगे उसकी आवाज में रोज सुनाई देने लगता है। लेकिन हमारा ढंका सिर्फ तभी तक बच सका जब तक कि तुम्हारी माँ ने कॉलेज में एडमिशन नहीं ले लिया था। कहने के लिए वो हमारी जूनियर थी, लेकिन उसका दिमाग प्रोफेसर्स की नॉलेज से भी कहीं आगे चलता था। वह स्वभाव की बेहद कड़वी थी और मुंहफट किस्म की लड़की भी थी। लेकिन उसके टैलेंट के आगे हमारी मिठास और काबिलियत दोनों ही फेल हो गई। हम दोनों ने ठान लिया था कि हम कुछ भी करके उसे पीछे छोड़ देंगे और उससे बेहतर साबित होंगे। इसीलिए हम दिन रात लैब में बिताने लगे और नए नए एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने लगे। उस वक्त और भी कुछ लोग थे जो काफी काबिल थे, लेकिन हमारे लिए तकलीफ की बात यह थी कि वह सभी तुम्हारी माँ से ही दोस्ती करना चाहते थे और उसकी टीम में शामिल होना चाहते थे। अब अनिका सौम्या की बात को बीच में काटते हुए कहती है, यह कहानी मैं तुमसे कभी बाद में सुन लूंगी। फिलहाल यह बताओ कि तुम्हारी उम्र रुक कैसे गई? क्योंकि तुम्हारी बताई जा रही कहानी के हिसाब से देखा जाए तो तुम्हारी उम्र किसी भी तरह से 50 साल के ऊपर ही बैठेगी। तुम्हें देखने के बाद कोई भी तुम्हें 22 या 23 से अधिक उम्र की नहीं बता सकता। सौम्या जवाब देती है, मैंने इस रेयर ब्लड ग्रुप पर एक्सपेरिमेंट किए थे। इसके बारे में तुम अब तक काफी कुछ पता लगा चुकी होगी। उसे के बोन मैरो को एक लंबी प्रतिक्रिया के बाद ऐसे लिक्विड में तैयार किया जा सकता है जिससे उम्र को रोका जा सके। इतना ही नहीं, उसके हैवी डोज से आयु को कम भी किया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही है कि प्लीज मैम ज्यादा एपिसोड दीजिए। तो पॉकेट एफएम पर जितना एपिसोड अनलॉक होता है मैं उतना पर डे दे दिया करती हूँ। और प्लीज आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। मैं आप सबके कमेंट को पढ़ती हूँ, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करें, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।